चलो, अब आपको ना ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये जो स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें ब्लैंक फिल करना है वो आप देखोगे तो सेम है, या ऐसे कर देता हूं, ही सब्जेक्ट है, प्रेजेंट है, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हमें वर्ब का यूज करना है, यहां भी हमें वर्ब का यूज करना है और यहां पर भी हमें वर्ब का यूज करना है। यहां पर है सब्जेक्ट, यहां पर है सब्जेक्ट, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव। ठीक। अब सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे होगे तो हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है। बताओ, आंसर बताइए सभी लोग। I know that he does present, I demand that he does present, I wish that he does present। ठीक। और आप डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर हमने वर्ब यूज किया है नो, यहां पर वर्ब यूज किया है डिमांड, यहां पर वर्ब यूज किया है विश। अब वो ब्लैंक्स फिल कर। आंसर आप लगभग सभी समझ गए होंगे, बाकी फिर भी मैं बताता हूं। यहां पर आंसर है इज, यहां पर आंसर है बी, यहां पर आंसर है वर। ठीक है, इज बी वर। आई नो दैट ही इज प्रेजेंट, आई डिमांड दैट ही बी प्रेजेंट, आई विश दैट ही वर प्रेजेंट। अब आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम से स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो बी है, आर है, बीइंग है, इज है, वर है, ये सब एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना। बी, आर, बीइंग, इज, वर, ये सब एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमने कैसे डिसाइड किया कि वहां पे इज आएगा, यहां पर बी आएगा, यहां पे वर आएगा? तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी है। लास्ट टाइम जो हमने कभी पढ़ा होगा तो ये ऐसा हमने पढ़ा होगा कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको एक तो हम कहते हैं टेंस, दूसरा हम कहते हैं मूड, तीसरा हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, टेंस वर्ब की फॉर्म है, मूड वर्ब की फॉर्म है, वॉइस वर्ब की फॉर्म है। आप सभी ध्यान देके पढ़ते तो हैं ही, तो ध्यान भी सबको होगा कि भाई टेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, मूड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है। ठीक है, टेंस वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं स्टेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन। कोई एक्शन है वो किस टाइम का है और किस स्टेट का है, तो वो टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। मूड वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर के इंटेंशन को, कि किसी सिचुएशन या किसी इवेंट को लेकर स्पीकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका अपना एटीट्यूड किसी इवेंट को देखने का क्या है। तो स्पीकर का जो पर्सनल ओपिनियन या उसका जो अपना एटीट्यूड होता है किसी इवेंट को देखने का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ब के फॉर्म्स यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मूड। ठीक है, वॉइस वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब के साथ में जो सब्जेक्ट लिखा गया है वो वर्ब का डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो अगर हम वर्ब के साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख दें जो डूअर ऑफ द एक्शन हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। अगर हम वर्ब के साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख दें जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो तो वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। तो टेंस, मूड और वॉइस, ये तीनों वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब टेंस के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए लगभग। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मूड। मतलब ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, वॉइस बाद में कभी देख लेंगे। तो आज हमें मूड डिस्कस करना है। ये जो यहाँ पे हमने इस लिखा है, बी लिखा है, वर लिखा है, ये जो डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स है ना, ये डिफरेंट मूड्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। ये अलग मूड में यूज हो रही वर्ब है, ये अलग मूड में यूज हो रही वर्ब है, और ये अलग मूड में यूज हो रही वर्ब है। अभी मूड का मतलब क्या है, ठीक है, कैसे पता चलता है कौन से मूड में कौन सी वर्ब आएगी, वो मैं आपको समझाता हूं क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई मूड है क्या।
डिफाइन कीजिए आप में से जो जो जानते हो, आप में से जो जो बच्चे जानते हो मूड की डेफिनेशन वो बताएं कि मूड क्या है। इट इज अ वर्ब फॉर्म which expresses the intention of the speaker. एक वर्ब की फॉर्म जो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को एक्सप्रेस करती है कि बात को कहने वाला व्यक्ति जो है वो किसी इवेंट या सिचुएशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, उसका अपना इंटेंशन, उसका अपना एटीट्यूड क्या है, वो जो एक्सप्रेस करे वो वर्ब की फॉर्म, उसको हम मूड कहते हैं। ठीक, देयर आर 3 मूड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 मूड है। एक है इंडिकेटिव मूड, ठीक है। इंडिकेटिव मूड जो होता है वो वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है किसी फैक्ट को, क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैं बताता हूं, इट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स, opinions, questions, etc. ठीक है। फैक्ट्स, ओपिनियंस और क्वेश्चंस, इनको जो वर्ब की फॉर्म्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटिव मूड। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन वर्क्स हार्ड, ये बड़े बड़े सेंटेंस हो जाएंगे, 1 मिनट बच्चों। हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड, दूसरा हमने लिखा इट इज रेनिंग, हमने लिखा डज इट हर्ट यू। अब आप देखेंगे तो ये जो लिखे गए तीनों सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड, कि वह मेहनत करता है, तो ऐसा हमारा ओपिनियन है उसको लेकर के वो मेहनत करता है, मतलब हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा मत है, ये हमारा ओपिनियन है कि वो मेहनत करता है। हो सकता हो हम ऐसा मानते हैं कि वो मेहनत करता हो लेकिन वो ना करता हो, तो ये हमारा ओपिनियन ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा अपना बिलीफ ये है कि वो मेहनत करता है, हम ऐसा बिलीव करते हैं। अगर जो हम बिलीव करते हैं वो ट्रू भी हो, वैसा ही फैक्ट हो, तब तो इफेक्ट भी हो जाएगा। जो हम बिलीव कर रहे हैं अगर वही सच है तब तो इफेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इट इज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, वो फैक्ट है जो हम बता रहे हैं। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट इट इज रेनिंग एक फैक्ट है। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट किसे एक्सप्रेस कर रहा है? फैक्ट को, ठीक है। डज इट हर्ट यू, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। डज इट हर्ट यू, ये एक क्वेश्चन है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनमें हम कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट या कोई ओपिनियन, बिलीफ, ओपिनियन का मतलब यहाँ पे बिलीफ, कि हम अपनी बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं, वो इंडिकेटिव मूड में लिखी गई वर्ब्स होती हैं। जब हम किसी वर्ब को इंडिकेटिव मूड में लिखते हैं तो वहां पर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमें टेंस, ठीक है, और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने ही सब्जेक्ट लिखा तो हमने वर्ब लिखी वर्क्स। अगर यहां पे सब्जेक्ट दे होता तो हम लिख देते वर्क। यहां पर अगर हमें पास्ट की सिचुएशन बतानी होती तो हम लिख देते वर्कड। फ्यूचर की बतानी होती तो हम लिख देते विल वर्क। तो कहने का मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म्स हम इंडिकेटिव मूड में लिखते हैं फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। इट लिखा तो हमने इज रेनिंग लिख दिया, इट इज रेनिंग। पास्ट टेंस होता तो हम इट वाज रेनिंग लिख देते, ठीक है। यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, तो हमने डज हेल्पिंग और लिख दी। पास्ट टेंस होता तो हम डिड लिख देते, फ्यूचर होता तो विल लिख देते। तो ये जो हम टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं
और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, वो सब इंडिकेटिव मूड में होती हैं। टेंस में जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब इंडिकेटिव मूड था। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिकेटिव मूड, जिसको हम सभी पहले से अच्छे से समझते ही है। दूसरा आ गया इंपेरेटिव मूड। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस direct orders, demands, prayers, etc. तो जैसे हमने ये लिखा है, इट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट ऑर्डर्स। ये जो डायरेक्ट वर्ड है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ऑर्डर्स, डिमांड्स, रिक्वेस्ट, प्रेयर्स, एडवाइस एटसेट्रा। तो जब हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जो हमारी लिखी गई वर्ब्स होती हैं वो इंपेरेटिव मोड की होती हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा कीप क्वाइट, प्लीज वेट देयर, डोंट ओवरकुक राइस। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे हमने लिखा कीप क्वाइट, तो ये ऑर्डर हो गया कि हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई चुप रहिए। प्लीज वेट हियर, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हो गया कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, डोंट ओवर कुक राइस, ये एडवाइस हो गए। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि जब भी हम कभी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करेंगे, तो जिसे भी हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करेंगे वो पर्सन हमेशा हमारा लिसनर ही होगा, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये जो वर्ब्स होती हैं, इंपेरेटिव मूड जिन्हें हम कह रहे हैं, ये जिन सेंटेंसेस में यूज होते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है। जब हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करेंगे तो वो पर्सन हमेशा हमारा लिसनर ही होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं, उनमें लिखी गई वर्ब इंपेरेटिव मूड की वर्ब होती है। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, ये हो गए दो मूड हमारे, एक इंडिकेटिव हो गया और एक इंपेरेटिव हो गया। अब आते हैं तीसरे मूड की तरफ। तीसरा मूड है हमारा सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मूड, ठीक। सब्जंक्टिव मूड्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव, ठीक है, और एक पास्ट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होता है, इट एक्सप्रेसेस फुलफिल्ड विशेस हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, उनके लिए करते हैं।
तो अगर हम कभी किसी ऐसी सिचुएशन को सेंटेंस में एक्सप्रेस करें जो अनरियल है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, मतलब ट्रू नहीं है, अनट्रू है, तो हम उसके लिए पास्ट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करें जो एक नेसेसिटी है, एक रिक्वायरमेंट है, कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर बाय डिमांड प्रेयर है, तो उसको हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में यूज एक्सप्रेस करेंगे। अब जब ये बातें आपको थ्योरी है, ये जो अभी तक हमने पढ़ी है थ्योरी है, अब अगर ये थ्योरी आपको याद हो गई है तो अब इन क्वेश्चंस पे वापस आइए और इन क्वेश्चंस को अब नए तरीके से देखिए। जैसे हमने लिखा यहां पर, ठीक है, आई नो दैट ही इज प्रेजेंट। तो जो ही इज प्रेजेंट है ना, ये फैक्ट है। आई नो दैट ही इज प्रेजेंट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, ही इज प्रेजेंट। तो ही इज प्रेजेंट एक फैक्ट हो गया, रियलिटी हो गया, या मेरी बिलीफ हो गई, फैक्ट है। वैसे आई डिमांड दैट ही बी प्रेजेंट, मैं चाहता हूं कि वो वहां पे उपस्थित हो, तो ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, ऑर्डर हो गया एक तरीके से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। एक चीज सबको हमेशा ध्यान रखनी है, कई बार हमें ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है। तो बहुत आसान है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस डिमांड होगी ना, वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखी होगी, उसकी शुरुआत वर्ब से होगी, ठीक है। ये सेंटेंस असर्टिव है, तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो अगर ये ऑर्डर होगा या डिमांड होगा तो इनडायरेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। आई विश दैट ही वर प्रेजेंट, काश वो यहां होता। आई विश का मतलब मैं ऐसा विश कर रहा हूं, तो इसका अगर मैं विश कर रहा हूं तो इसका मतलब रियलिटी नहीं होगी, तो ये अनरियलिटी हो गई। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये जो हमने वर यहां पे लिखा है, ये है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जो एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ये है ऑर्डर, डिमांड, और ये है फैक्ट। तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब होता क्या है कि जो इंडिकेटिव मूड होता है, जैसे ये फैक्ट है, तो फैक्ट को हम लिखते हैं इंडिकेटिव मूड में। इंडिकेटिव मूड में वर्ब की फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सब्जेक्ट है तो इज आएगा, तो इज लिख दिया। अच्छा, फिर जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है उसमें हम लिखते हैं वर्ब की बेस फॉर्म्स। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होती हैं वो यूज होती हैं इंडिकेटिव मोड में, जब आप किसी फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन को एक्सप्रेस करो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखी गई वर्ब्स जो होती हैं वो बेस फॉर्म में यूज होती हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, ठीक है। पास्ट सब्जेक्टिव मोड में लिखी गई वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखी जाती हैं, ठीक। प्रेजेंट पास्ट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब जैसे जो बाकी वर्ब्स होती हैं उनकी तो सेकंड फॉर्म होती है एक, गो की सेकंड फॉर्म एक है वेंट, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म एक है एट, सी की वर्ब सेकंड फॉर्म एक है सॉ। लेकिन जो वर्ब बी होती है ना, इसकी दो सेकंड फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इनमें से जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ये वॉज, जो है उसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब है। तो जब कभी हमें अनरियलिटी, इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना होता है तो हम बी की हमेशा वर वाली जो फॉर्म है ये यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो वो इंडिकेटिव मूड है, ठीक। तो यहाँ पे हमें इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी थी, तो हमने वर लिख दिया। यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट डिमांड को एक्सप्रेस करना था तो हमने बी लिख दिया। अब ये जितनी हमने थ्योरी डिस्कस की है, अब ये दो क्वेश्चंस देखिए। अब ये दो क्वेश्चंस लिखे ना, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अगर हम इस सेंटेंस को केवल इतना देखें, द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, ठीक है। अगर ये सेंटेंस केवल उतने लिखे हो जितने ये अंडरलाइन किए गए हैं, तो क्या गलत होंगे? तो ये गलत नहीं होंगे, तो ये सही होंगे।
द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। तो द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो का मतलब कि पासपोर्ट पे आपकी फोटो लगी हुई है, ठीक है। ही इज प्रेजेंट, वह प्रेजेंट है। तो ये सेंटेंसेस हम फैक्ट मान लेंगे। फैक्ट मान लेंगे तो इनमें हमें इंडिकेटिव मूड वर्ब की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इंडिकेटिव मूड में वर्ब को सब्जेक्ट का नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो पासपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैरीज ठीक हो जाएगा, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पूरे सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, इट इज इंपेरेटिव दैट। इंपेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब एसेंशियल। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ इट इज इंपेरेटिव, इट इज मैंडेटरी, तो इसका मतलब लिखा गया सेंटेंस एक नेसेसिटी है, एक रिक्वायरमेंट है। ये लिखा गया सेंटेंस जो है वो फैक्ट नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट है कि ये जरूरी है कि आपके पासपोर्ट पर आपकी फोटो हो, ठीक है। फिर यहां देखो क्या लिखा, द केस डजंट रिक्वायर दैट। केस में ऐसी जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत नहीं है, दैट ही इज प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट हो, तो ये भी रिक्वायरमेंट है। अब आप दोनों सेंटेंस को देखेंगे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में, तो ये फैक्ट नहीं है ही इज प्रेजेंट। हम ये नहीं बता रहे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि ऐसी जरूरत नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट, वेर इट इज रिक्वायर्ड और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पे हमारा डिस्कशन रिक्वायरमेंट को लेकर है, फैक्ट को लेकर नहीं है। वहां पर हमारा जो डिस्कशन है वो रिक्वायरमेंट को लेकर है, फैक्ट को लेकर नहीं है, ठीक। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों लिखे गए स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जब भी हम कभी वर्ब का यूज किसी रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो वर्ब हमें लिखनी पड़ती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होता है। तो इज हटाइए और बी लिखिए, कैरीज हटाइए और कैरी लिखिए। तो अगर ये सेंटेंसेस केवल उतने होते जितने अंडरलाइन है तो ये ठीक होते, ठीक है, लेकिन ये उतने नहीं है तो फिर ये गलत है। तो इसको ऐसे कर दो, द केस डजंट रिक्वायर दैट ही बी प्रेजेंट, ठीक। ये हमारे करेक्शंस हैं। एक दो क्वेश्चन, वैसे बेसिक सी बात आपको समझ में आई होगी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आंसर करिए सभी लोग। इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो जो टोटल डिफरेंस है वो केवल कंजंक्शन का है, कि यहां पर कंजंक्शन लिखा है दैट, है ना, और यहां पर कंजंक्शन लिखा है इफ। बाकी तो सब सेम ही है, ही आस्क्ड हिज सन, ही डैश देयर बाय बस, सब सेम है। चल, अब एक चीज और सबको ध्यान देनी है यहाँ पे, छोटी सी। ये जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना, उसमें ये जो आस्क्ड वर्ड है इसका मीनिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग आस्क का मीनिंग बताएंगे। ये जो आस्क वर्ब है इसका क्या मीनिंग होता है ये बताइए सभी लोग एक बार। आस्क का मीनिंग क्या है ये बताइए। एक तो इसका मतलब है टू इंटरोगेट, पूछताछ करना। एक आस्क का मतलब होता है टू अर्ज, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ करने के लिए कहना, अर्ज करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये चीज सीखो कि आस्क का मतलब केवल पूछना नहीं होता, आस्क का मतलब इंटरोगेट करना भी होता है, आस्क का मतलब अर्ज करना भी होता है। आस्क का मतलब किसी से पूछताछ करना भी है और आस्क का मतलब किसी से अर्ज करना भी है, ठीक है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबको पता होगा कि जो दैट कंजंक्शन हम लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशंस में, ये हम लिखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और जो इफ और वेदर हम कंजंक्शन लिखते हैं वो हम लिखते हैं क्वेश्चंस में। जब हम किसी ऐसे क्वेश्चन को जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम वहां पे इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। अगर हम यहाँ पे इफ लिख रहे हैं तो इस आस्क का मतलब है क्वेश्चन पूछना, इंटरोगेट करना। अगर हम यहाँ पे दैट लिख रहे हैं तो इस आस्क का मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका मतलब इंटरोगेट करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे दैट नहीं इफ या वेदर आता है। इस आस्क का मतलब है रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर करना, तो इसका मतलब ऑर्डर करना मान लेते हैं क्योंकि वो अपने बेटे से कह रहा है, ठीक है। और इस आस्क का मतलब इंटरोगेट करना है। अब देखो, अगर इसका मतलब इंटरोगेट करना है तो ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ये क्या है, क्वेश्चन है।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, उनमें हम इंडिकेटिव मूड की वर्ब लिखते हैं। इंडिकेटिव मूड की वर्ब सब्जेक्ट एंड नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। मेन क्लॉज की वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की वर्ब भी पास्ट टेंस में लिखनी पड़ेगी, तो यहां पर आएगा वेंट। ठीक है, यहां पे आस्क का मतलब है ऑर्डर करना, कि उस मैन ने अपने बेटे को ऑर्डर किया। ठीक है, तो ये लिखा गया स्टेटमेंट एक इनडायरेक्ट ऑर्डर हो गया। डायरेक्ट ऑर्डर तो है नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट ऑर्डर है। अब अगर ये इनडायरेक्ट ऑर्डर हो गया तो यहाँ पे वर्ब आएगी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, जबकि वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। तो ये हमारे आंसर्स हैं। यहाँ पर आंसर है गो, यहाँ पर आंसर है वेंट। आर्किंग। लो, ये कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार सभी लोग इन सेंटेंसेस को पढ़िए, पढ़कर समझिए। आ जाओ, अब देखो ये जो लिखे गए सेंटेंसेस हैं, अगर ये केवल इतना लिखा हो ही टुक एनफ रेस्ट, ये केवल इतना लिखा हो नोबडी लीव्स एट नाइट, ये केवल इतना लिखा हो ही डज हिज होमवर्क, ये केवल इतना लिखा हो एवरीवन इज रेडी फॉर द बैटल, और ये केवल इतना लिखा हो द मैनेजर वाज सस्पेंडेड, तो ये ठीक है। अगर ये सेंटेंसेस मतलब अगर ये स्टेटमेंट्स केवल उतने ही लिखे हों जितने अंडरलाइन किए गए हैं, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तब तो इनमें कोई हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट करेक्शन करने की नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी देखो क्या है यहां पर, अभी हमने लिख रखा है दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसे एडवाइज किया। तो कहने का मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है। हमें ये नहीं पता उसने अरेस्ट किया कि नहीं किया, हमें ये पता है कि उसको ऐसा एडवाइस किया गया था। इट इज रिकमेंडेड, ऐसा रिकमेंडेड है। ठीक है, तो मतलब ये रिकमेंडेशन है, फैक्ट है कि नहीं है। लोग छोड़ते हैं रात को, जाते हैं कि नहीं जाते वो नहीं पता, बट ऐसा रिकमेंडेड है। द मैन ऑर्डर्ड, मैन ने ऑर्डर किया अपने बेटे को, उसके बेटे ने फिर वैसा किया या नहीं किया, फैक्ट क्या वो हमें नहीं पता। ये जो हम बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट ऑर्डर है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो हम बता रहे हैं ये फैक्ट नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा जरूरी है, नेसेसिटी है। ठीक है, द एम्प्लॉइज डिमांडेड, एम्प्लॉइज ने डिमांड की, क्या डिमांड की, मैनेजर को सस्पेंड किया जाए। फिर मैनेजर सस्पेंड हुआ या नहीं हुआ हमें वो नहीं पता, हम ये बता रहे हैं कि उन्होंने डिमांड क्या किया था। अब जब ये बातें हमें समझ में आ जाएं कि लिखे गए स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट्स, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ लिखिए टेक। ठीक है, यहां लिखिए लीव। ठीक है, यहां लिखिए डू, यहां लिखिए बी। ठीक है, और यहां लिखिए बी। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे लगता है आपको मुझे समझा देना चाहिए, हो सकता है आप अपने आप भी समझ गए हो, कि जब हम कोई वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है, तो जब आप किसी वर्ब को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हो तो होता क्या है, एक्टिव और पैसिव, कई बार दोनों तरीके के मीनिंग्स की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अगर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब का यूज किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हो जो उस वर्ब का डूअर हो, तब तो हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज करें वर्ब का जहां पर सब्जेक्ट डूअर ना हो बल्कि कोई और हो, तो हम बी की बेस फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एक्टिव वॉइस का, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का। ठीक, अब जैसे आप देखोगे तो यहां पे जो हमने लिखा ना बी सस्पेंडेड, तो बी सस्पेंडेड हमने पैसिव वॉइस में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैनेजर सस्पेंड नहीं करेगा, मैनेजर को सस्पेंड किया जाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो बी सस्पेंडेड है वो पैसिव वॉइस की वर्ब है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो जब हम किसी पैसिव वॉइस की वर्ब को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं तो हम उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब हम कभी किसी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो हम उसे सिंपल बेस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो बेस फॉर्म्स होती हैं और बी प्लस थर्ड फॉर्म होती हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज हो सकती हैं। एग्जाम्पल से मैं यहां पे समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा टेक,
और बी टेकन, तो दोनों ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज की जा सकती हैं फॉर्म्स। ये एक्टिव, ठीक है, और ये पैसिव। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां जो गॉड सेव्स आवर किंग, ठीक है, ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे, तो ये कोई फैक्ट या ये क्वेश्चन या ओपिनियन नहीं है। ये आप देखोगे ना, ये एक प्रेयर है। ये कोई लोग हैं वो अपने राजा के लिए प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर उसकी रक्षा करे। मान लो राजा को कोई चोट लग गई, बीमारी हो गई, ठीक है, तो लोग ऐसा प्रे कर रहे हैं, तो ये प्रेयर है। अगर ये प्रेयर है तो यहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो जो सेव्स है ना, इसकी जगह जगह सेव। ठीक, आपने इस तरीके के फ्रेजेस सुनी होंगी, गॉड ब्लेस यू। अक्सर लोग ऐसा कहते सुनते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये जो गॉड ब्लेस यू हमने कहा है, इसमें जो ब्लेस है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। और क्यों बेस फॉर्म प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है? क्योंकि ये प्रेयर है, हम किसी के लिए ऐसा चाहते हैं कि हो, वो फैक्ट नहीं है, बट हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, ठीक है, मतलब हमारी ऐसी चाह है, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आ गया। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड्स का सेंटेंस में यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है तो इसमें लिखी गई वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आएगी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलो अब आंसर बताओ। आया कुछ समझ में? अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, ये जो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमने टेंस में पढ़ा था, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब के साथ में करते हैं, मेन वर्ब का टेंस एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, यही पढ़ा था ना। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग तो हम वर्ब की फॉर्म तब यूज करते हैं जब वो प्रेजेंट सब्जेक्ट इंडिकेटिव मूड में यूज हो। इंडिकेटिव मूड तो ये है नहीं, ये तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, तो ये तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखा जाएगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखी गई वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती नहीं है, तो डू डज डिड टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधे लिख दो नॉट। तो आंसर क्या है? वी रिक्वेस्टेड हिम दैट ही नॉट गो देयर अलोन। तो अगर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब जो है उसको नेगेटिव में यूज करें तो उसके साथ डू डज डिड नहीं लिखना है, सीधे नॉट लिखो, खत्म कहानी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, तो यहां पे लिखो वी रिक्वेस्टेड हिम दैट ही नॉट गो देयर अलोन। एक क्वेश्चन और देखो, 8th। एक हमने सेंटेंस लिखा, दे सेड टू हिम, वॉक केयरफुली, ठीक है, दे सेड टू हिम वॉक केयरफुली। अब ये हमने जो लिखा ना, ये हमारे एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। इस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो तरीका है क्या है कि दे एडवाइज्ड हिम टू वॉक केयरफुली, ठीक है। ये जो हमारा डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच है वॉक केयरफुली, वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होती है तो हम जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं, है ना। तो वॉक को हमने इन्फिनिटिव बना दिया, नॉन फाइनाइट वर्ब, दे एडवाइज्ड हिम टू वॉक केयरफुली, और ये हमारी सिंपल सेंटेंस हो गया, मतलब ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, बी। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, दे एडवाइज्ड हिम दैट
ही शुड वॉक केयरफुली। अब होता क्या है कि यहां पर तो हमने इन्फिनेटिव बना दिया इंपेरेटिव मोड की वर्ब को, यहां पर हमने उसको इन्फिनेटिव नहीं बनाया, फाइनाइट वर्ब बना लिया और उसका शुड मॉडल लिख दिया। शुड मॉडल इसलिए लिख दिया क्योंकि एडवाइस के लिए उसका यूज होता है, और हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, रिपोर्टेड स्पीच को एक अलग क्लॉज बनाया, उसके लिए हमने कंजंक्शन लिख दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड वॉक केयरफुली। ठीक है, एक और भी तरीका हो सकता है, एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका हम लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख दें, दे advised him that he walk carefully। अब जब हमें पता है ये लिखा गया पूरा स्टेटमेंट जो है दैट ही वॉक केयरफुली, ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे रखा है एडवाइज्ड, तो हमें पता है ये इनडायरेक्ट एडवाइस है, तो हम इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं, केवल वर्ब की बेस फॉर्म लिख दें, बाकी कुछ ना लिखें। तो कहने का मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का, अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएं तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं इसको इनडायरेक्ट बनाने के। ठीक है, दे एडवाइज्ड हिम टू वॉक केयरफुली, कि हमने अपनी इंपेरेटिव मोड की वर्ब को इन्फिनेटिव बना दिया। दूसरा तरीका है कि हमने एक दैट कंजंक्शन यूज करके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना दिया रिपोर्टेड स्पीच को, और एडवाइस के लिए उसमें हमने मॉडल शुड लिख दिया। तीसरा तरीका, जब हमें पता है कि जो दैट के साथ लिखी गई हमारी क्या नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस को एक्सप्रेस कर रही है, तो हमने इसमें वर्ब की बेस फॉर्म सीधे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लिख दी, है ना। अब ये जो हमने शुड वॉक लिखा है और वॉक लिखा है दोनों सेम है, हम यहां पर चाहें तो मॉडल्स का यूज भी कर सकते हैं। अब आप सबको एक चीज ध्यान में आनी चाहिए कि जब हमें कभी स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करना होता है कि किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर स्पीकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जब कभी हमें यह बताना होता है तो हमारे पास ग्रामर में दो डिवाइसेस होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। एक होता है मूड, एक होता है मॉडल्स। मॉडल्स का भी वही काम होता है। ठीक है, अब ध्यान देना दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो मूड है ये होती है मेन वर्ब की फॉर्म जो स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करती है, मॉडल्स होती हैं ऑक्सिलरीज, वो मेन वर्ब नहीं होती, वो ऑक्सिलरीज होती हैं, वो भी स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं। तो अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं कि मॉडल्स और मूड का फंक्शन सेम होता है, दोनों ही स्पीकर के इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बस मूड मेन वर्ब की वर्ब फॉर्म मूड मेन वर्ब की फॉर्म को कहा जाता है और मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं, उनको मेन वर्ब के साथ लिखना होता है। तो ये जो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सीख रहे हैं ना, यहां पर हम चाहें तो मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, डू डज डिड का यूज नहीं कर सकते, मॉडल्स का कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है, वी रिक्वेस्टेड हिम, है ना, दैट ही नॉट गो देयर, तो यहाँ पे हम डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट तो नहीं लिख सकते, लेकिन शुड नॉट लिख सकते हैं, मस्ट नॉट लिख सकते हैं, मॉडल्स ऑप्शन में नहीं थे। जैसे यहाँ पे लिखा, बाकी जगह भी लिख सकते थे, मे गॉड सेव आवर किंग। ठीक है, द एम्प्लॉइज डिमांडेड दैट द मैनेजर मस्ट बी सस्पेंडेड, शुड बी सस्पेंडेड। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड बी रेडी, द मैन ऑर्डर्ड हिज सन दैट ही शुड डू हिज होमवर्क। तो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की फॉर्म्स जहां पर यूज करते हैं, वहां पर अगर चाहें तो मॉडल्स का भी वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे वर्ब की जो बेयर फॉर्म होती है उसका यूज कर दें, बेस फॉर्म होती है उसका यूज कर दो। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमने इसको कंक्लूड कर देते हैं। ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अभी हमने डिस्कस किया है, वैसे तो ये इतना ही होता है जितना हमने डिस्कस किया है, अगर ये बातें हमें ध्यान रह जाएं, कॉन्सेप्ट्स तो यही है, तो इसके आगे कुछ हमें खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हिंट वर्ड्स होते हैं, अगर हमें सेंटेंसेस में वो दिखाई पड़ जाएं तो आप समझ जाना कि अब यहाँ पे कहीं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज होने वाला है। जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये फ्रेजेस कहीं भी लिखी हुई हैं तो इनके बाद अब जो भी लिखोगे वो इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड, प्रेयर, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट ही होगा।
तो उसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब के बेस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो एक तो ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जो हिंट वर्ड्स होती हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अर्जेंट, इट इज क्रिटिकल, इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज सजेस्टेड, इट इज डिमांडेड, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक चीज। दूसरा कुछ वर्ब्स भी होती हैं, आप उनको भी ध्यान रख सकते हो। अगर कभी मेन क्लॉज में आस्क, ठीक है, वांट के साथ में भी हम यूज कर सकते हैं वैसे, वांट, रिक्वायर, डिमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रे, एटसेट्रा। अगर हम इस तरीके के वर्ब्स यूज करें तो भी आप समझ जाना कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को यूज करने की जरूरत है। आस्क, वांट, रिक्वायर, डिमांड, रिक्वायर, दो बार लिख दे क्या, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखना था, रिक्वायर लिखते हैं। रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, इंसिस्ट, रिकमेंड, प्रे, एटसेट्रा। तो ये कुछ हिंट वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं, ये कुछ फ्रेजेस हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हो। जब किसी सेंटेंस में फ्रेजेस लिखी होती हैं तो इनके बाद जो हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड, प्रेयर को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखना चाहिए। ठीक है, चलो, बाकी कोई छोटी मोटी बात हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं मूड कॉन्सेप्ट टेंस से ही रिलेटेड होता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमने आज डिस्कस कर लिया, बाकी हम कल भी इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन।